नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नो योर जीएस। इस वीडियो में स्टेट ऑफ इकोनॉमी का एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ इंडियन स्टेट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 24 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये जो बेसिकली है स्टेट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेट का बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, ये जो है बेसिकली this is related to revenue expenditure and capex। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रू बाई ओवर 10%। बिल्कुल सही है। ये जो इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अराउंड 12%, मेनली ड्यू टू राइजिंग सब्सिडी एंड कमिटी लाइबिलिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कैपेक्स इंक्रीज बाई अराउंड 5.6% इन दिस पीरियड। यहाँ पे देखिए कैपेक्स जो है वो डिक्रीज हुआ है बाई 5.6%। ठीक है, ना कि इंक्रीज। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। विथ इट्स एवरेज शेयर इन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे जो कैपेक्स का जो एवरेज शेयर है, एवरेज कैपेक्स जो है स्टेट का अराउंड 16.5% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सारा स्टेट को कंबाइन करके आप देखेंगे तो ये 16.5% है। ठीक है, ना कि 40%। ये जो 40% है ना बेसिकली इंडिविजुअल स्टेट का है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब का जो है कैपेक्स वो लेस देन 10% है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही आप कैपेक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो वहाँ का जो है ग्रेटर देन 40% है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पंजाब इज अमंग द स्टेट वेयर लेस देन 10% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑन कैपेक्स, while अरुणाचल प्रदेश स्पेंड मोर देन 40% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ये। तो स्टेट विथ हायर फिजिकल स्पेस, मतलब जिनके पास हायर रेवेन्यू सरप्लस होगा, टेन टू इन्वेस्ट मोर इन कैपेक्स। एंड वे स्टेट विथ रेवेन्यू डेफिसिट, जहाँ जिनके पास रेवेन्यू कम है, ऑप्टेन स्ट्रगल टू क्रिएट न्यू एसेट। फॉर एग्जांपल रोड हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट तो फिर भी रहने दीजिए, ये तो बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, या फिर जो भी शेयर होता है। तो मान लीजिए रोड ट्रांसमिशन लाइन हो गया, या स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, तो अगर जो स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट है वो कहाँ से न्यू एसेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 कंसीडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में 3 कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। पहला है सीपीआई इन्फ्लेशन, दूसरा है कोर इन्फ्लेशन एंड थर्ड है फूड इन्फ्लेशन। ओके, अब देखते हैं हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन एवरेज बिलो 5%। ओके, लार्जली बिकॉज ऑफ फॉल इन कोर इन्फ्लेशन इवन एज फूड इन्फ्लेशन रिमेन हाई। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन। पहले देखते हैं सीपीआई में क्या क्या कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फूड एंड बेवरेज का जो वेटेज है वो 46% दिया गया है। मिसलेनियस का वेटेज 28% है। मिसलेनियस फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। ओके,
हाउसिंग का जो वेटेज दिया गया है 10% दिया गया है। फ्यूल एंड लाइट का जो वेटेज है 7% है। यहाँ पे क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का जो वेटेज है वो 7% है। पीटीआई मतलब पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट का जो वेटेज है वो 2% है। अब यहाँ पे देखिए जो एग्रीगेट जो सीपीआई है वो डिक्रीज हुआ है 5.4% से 4.9%। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है बिलो 5%, ये पहला सही है, लार्जली बिकॉज ऑफ फॉल इन कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली अगर जैसे अगर यहाँ पे देखिए कोर इन्फ्लेशन का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, आप जो सीपीआई है इसमें बेसिकली माइनस कर दीजिए फूड एंड फ्यूल का जो वेटेज है उसको माइनस कर देंगे तो जो ये जो आएगा उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। ओके, तो इसमें जो है आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ है बाई 0.9%। ये जो अभी का है इस पीरियड में अराउंड 3.5% है, जो इस डेकेड का सबसे लोवेस्ट है 3.5%। इसमें डिक्रीज हुआ है, तो फॉल इन कोर इन्फ्लेशन सही है। इवन एज फूड इन्फ्लेशन रिमेन हाई। यहाँ पे देखिए जो फूड इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है, ओके, फ्रॉम 7.5% टू 8.4%। यहाँ पे जो सीपीआई में जो फूड एंड बेवरेज का वेटेज है 46% है, उसमें इंक्रीज हुआ है उसका जो इन्फ्लेशन है 7.5% से 8.4%। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाँ, चलिए इसको आगे देखेंगे, एक ट्रिक है इसको याद करने का सीपीआई का कंपोनेंट का। यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, फूड आइटम लाइक टॉप टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो टू गेट अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ सीपीआई बास्केट। ये गलत है। ये जो है टॉप जो है अराउंड 2.2% है ऑफ सीपीआई बास्केट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्ट है नॉन पेट्रोलियम, देखिए यहाँ पे जो हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो करते हैं, मतलब सर्विस एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए, मतलब मर्चेंडाइज का मतलब हो गया, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो पेट्रोलियम है जिसका वेटेज 20% है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेसिकली। जेम एंड ज्वेलरी का जो वेटेज है अराउंड 9% है। ये अराउंड 10% है जेम एंड ज्वेलरी। इंजीनियरिंग गुड्स का जो वेटेज है अराउंड 25% है। अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए अराउंड 25%। एंड यहाँ पे देखिए केमिकल एंड फार्मा का जो वेटेज है वो 13% है अराउंड। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का जो वेटेज है अराउंड 8% है। तो यहाँ पे देखिए जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है बाई 1.6%। ठीक है, इंक्रीज हुआ है ओवरऑल एक्सपोर्ट। अगर आप इसी में देखिए, अगर आप ये दोनों आप सिर्फ इस कंपोनेंट को छोड़ देंगे ना, पेट्रोलियम मतलब नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है, मतलब जेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, क्लॉथिंग एंड ये केमिकल एंड फार्मा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, इसका जो है वो इंक्रीज हुआ है अप टू 7.1%। ओके, और इसमें भी अगर इस दोनों कंपोनेंट को आप छोड़ देंगे, पेट्रोलियम एंड जेम एंड ज्वेलरी का,
तो इसका जो है इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड फार्मा एंड टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है बाई 9.1%। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो इस स्टेटमेंट को आप देखते हैं, ओवरऑल तो अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 1.6% से, लेकिन उसमें भी देखिए नॉन पेट्रोलियम का जो है वो बाई 7.1%। मतलब हम बेसिकली जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना जो एक्सपोर्ट है ये सब में, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, केमिकल फार्मा हो गया, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो अब ये देखते हैं नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ग्रू एट ए फास्टर रेट देन ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ओवरऑल कितना है 1.6%। ओके, और जो अगर ये नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट देखेंगे तो उसका कितना है 9.1%। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ 1.6, तो it grew at a faster rate. Okay, then overall merchandise indicating a stronger performance of sector like pharma, chemical and electronics. सही है। Trade deficit widened because of merchandise import grew faster than export। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड डिफिसिट की बात कही गई है, तो जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है बाई 5.6%, सॉरी 5.2%। ये जो इंपोर्ट है मर्चेंडाइज इंपोर्ट, आप मतलब सर्विस का जो इंपोर्ट होता है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें इंक्रीज हुआ 5.2%। जबकि हम मेरा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है वो 1.6% के इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल क्या है, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिसिट बढ़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट। ये भी सही है, तो 1, 3 एंड 4 बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ को फोकस करते हैं। यहाँ पे जो सीपीआई का जो कंपोनेंट बताया था आपको ना, फूड एंड बेवरेज, मिसलेनियस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, पीटीआई, पांटवे के इंटॉक्सी, इसका एक ट्रिक है याद करने का। आप ऐसे याद रखिए, फूड मेक हाउस होल्ड फील कॉस्टली परपेज। जो फूड होता है मेक हाउस होल्ड फील कॉस्टली परपज सॉरी कॉस्टली परचेजेज। इसका मतलब हो गया जो फूड होता है सबसे मेन कंपोनेंट होता है, वो जो हाउस होल्ड को वही कॉस्टली पड़ता है। फूड मेक हाउस होल्ड फील कॉस्टली परचेज। तो फूड का मतलब हो गया फूड एंड बेवरेज, मेक्स का आप मिसलेनियस ले लीजिए, एम ले लीजिए, हाउस होल्ड में एच ले लीजिए, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, सी का क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, परचेजेज का हो गया पीटीआई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये एक्सपोर्ट का हो गया, याद करने का ट्रिक है। पेट्रोलियम इंजीनियर गिव केमिकल टेक्सटाइल, ये जो है हम 5 कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट है। पेट्रोलियम इंजीनियर गिव केमिकल टेक्सटाइल। ठीक है, केमिकल से आजकल हम टेक्सटाइल बना ही रहे हैं, पॉलीमर पॉलीमर टेक्सटाइल का भी हम लोग आजकल काफ़ी मार्केट इंक्रीज हुए हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियर गिव केमिकल टेक्सटाइल, पेट्रोलियम का वेटेज 20%, इंजीनियरिंग गुड्स का वेटेज 25%, जेम एंड ज्वेलरी गिव, मतलब यहाँ पे जी ले लीजिए, जेम एंड ज्वेलरी, यहाँ पे केमिकल एंड फार्मा का 13%, यहाँ पे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का 8%। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये हो गया मर्चेंडाइज इंपोर्ट। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, क्रूड गोल्ड इलेक्ट्रीफाई मशीन एंड कोल, क्रूड गोल्ड इलेक्ट्रीफाई मशीन एंड गोल्ड। यहाँ पे देखिए क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं जिसका वेटेज है 30%। गोल्ड मतलब गोल्ड का जी आप लीजिए, ये हो गया जेम एंड ज्वेलरी 9%, इसको आगे भी देखेंगे। इलेक्ट्रीफाई का आप ही लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को आइटम को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मशीन एंड ट्रांसपोर्ट, एम से मशीन एंड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, जिसका वेटेज 11% है। इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज 13% है। जो टोटल इंपोर्ट का जो बास्केट है उसका 13% हम इलेक्ट्रॉनिक्स
आइटम इंपोर्ट करते हैं। या कोल एंड मिनरल्स का आप ले लीजिए 6%। ठीक है, टोटल इंपोर्ट का ये मेन वेटेज हो गया आपका। 30% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 9% जेम एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, 13% इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, 11% मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, 6% हम कोल एंड मिनरल इंपोर्ट करते हैं, कोल एंड मिनरल। तो क्रूड, गोल्ड, इलेक्ट्रीफाई, मशीन एंड कोल। ये क्वेश्चन भी WPI एंड CPI से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू प्राइस इंडिसेस इन इंडिया कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड एंड बेवरेज अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ टोटल वेट। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देख चुके हैं, फूड एंड बेवरेज अकाउंट अराउंड 46% ऑफ टोटल वेट, मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट। ओके, सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है, सही है। इन द होल WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैरी द लार्जेस्ट वेट, फॉलो बाय प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर। यहाँ पे देखते हैं WPI का 3 कंपोनेंट है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका वेटेज अराउंड 64% है। प्राइमरी आर्टिकल्स जिसका वेटेज अराउंड 23% है। फ्यूल एंड पावर्स जिसका वेटेज अराउंड 13% है। देखिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल इसका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का ले सकते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल एंड फार्मा। ओके, इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस्ड फूड, ना कि रॉ फूड। प्राइमरी आर्टिकल में क्या हो गया, फूड आइटम हो गया, नॉन प्रोसेस्ड फूड बेसिकली, एंड नॉन फूड आइटम, फूड आइटम। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, कॉटन एक्सेट्रा। देखिए फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13% है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, WPI इन WPI मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कैरी द लार्जेस्ट वेट। ठीक है, ये 64% इसका वेटेज है। ठीक है, फॉलो बाय प्राइमरी आर्टिकल 23%, इसका फ्यूल एंड पावर 13%, सही है। CPI जनरली यूज बाई RBI, ये सही है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बट वाइल WPI यूज एज अ ऑफिशियल मेजर ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो CPI है ना, जनरली बेसिकली यूज किया जाता है बाई RBI। CPI combined is basically used by RBI for inflation targeting as per monetary policy। यहाँ पे देखिए जो CPI है, CPI जो है वो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। ओके, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। और जो WPI है वो इंडिकेट करता है होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस में कितना चेंजेज हो रहा है, उसमें क्या हो एट होलसेल लेवल पे। ठीक है, तो WPI यूज एज ऑफिशियल मेजर ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेटमेंट ना गलत हो जाता है। तो देखते हैं, द वेट ऑफ फ्यूल एंड लाइट इन CPI हायर। ठीक है, फ्यूल एंड लाइट का जो वेटेज है इन CPI अराउंड 7% है। देन द वेट ऑफ फ्यूल एंड पावर इन WPI, वेटेज ऑफ फ्यूल एंड पावर इन WPI इज 13%। तो क्या क्या वेट ऑफ फ्यूल एंड लाइट इन CPI इज हायर। नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे 13% मोर देन 7%।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। 1 एंड 2 यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, ये तो 50% करेक्ट है और 50% इनकरेक्ट है। तो मोर एक्यूरेट अगर बोला जाए तो ये होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। थर्ड जो है पार्शली करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, इसको याद करने का तरीका है, मेजर प्राइस फ्लक्चुएट। मेजर का एम ले लीजिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, मेजर प्राइस, प्राइस का पी ले लीजिए प्राइमरी आर्टिकल, और फ्लक्चुएट का एफ लीजिए फ्यूल एंड पावर, जिसका वेटेज 13% है। यहाँ पे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया कंसिस्टेंटली रन ए सर्विस trade surplus in service sector, okay, mainly due to export of IT business and professional services। यहाँ पे देखिए, सर्विस सेक्टर में इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस रहा है, और ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का जो सर्विस ट्रेड सरप्लस है अराउंड $110 बिलियन का रहा है। तो फर्स्ट करेक्ट है। रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज इंडियंस आर रिकॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये जो रेमिटेंसेस है वो बेसिकली कम अंडर करेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो है एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये गलत है, ध्यान रखिएगा इसको। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु आर अमंग द टॉप 5 रेमिटेंस रिसीविंग स्टेट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही है। एज पर आरबीआई ये जो है टॉप 5 रेमिटेंस रिसीविंग स्टेट हैं, जो केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। सर्विस ट्रेड सरप्लस, सर्विस सेक्टर में सर्विस का जो ट्रेड होता है उसमें हम सरप्लस हैं। एंड रेमिटेंसेस, इसमें भी हमको अच्छा खासा रेमिटेंस मिलता है। टुगेदर हेल्प मॉडरेट इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट डिस्पाइट ए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। सही है। यहाँ पे देखिए, ये स्टेटमेंट को, जो सर्विस ट्रेड सरप्लस है और जो रेमिटेंसेस है, यहाँ पे रेमिटेंसेस में भी इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली इन फाइनेंशियल ईयर 24 जो अपना रेमिटेंसेस था $28 बिलियन था, यही बढ़ के अभी अराउंड $32 बिलियन हो गया है इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेमिटेंसेस जो है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सर्विस ट्रेड में भी अच्छा खासा सरप्लस है $100 बिलियन का। यहाँ पे देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि सर्विस को सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो अपना एक्सपोर्ट है अराउंड $260 बिलियन का है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक्सपोर्ट है सर्विस का अराउंड $260 बिलियन का है, वही इंपोर्ट जो है अराउंड $150 बिलियन का है। तो यहाँ पे देखिए, नेट जो है $100 बिलियन का सरप्लस है सर्विस में।
यहाँ पे जो मॉडरेट है ना, तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली मॉडरेट करके 1.2% ऑफ जीडीपी हो जाता है, जो करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट है। ठीक है, और जो ये जो जीडीपी है अपना कितना रहा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ये 188 करोड़ रुपये रहा है, लाख करोड़। ठीक है, ये जो है रियल जीडीपी है। तो अपना जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है इसका 1.2% ले लीजिए, 188 लाख करोड़ का, ये रुपीज में ध्यान रखिए। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट। बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नेट एफडीआई इनफ्लो वेर लोअर्ड देन लास्ट ईयर। ठीक है, डिस्पाइट हायर ग्रॉस इनफ्लो। यहाँ पे देखिए, जो ग्रॉस इनफ्लो था एफडीआई का वो हायर था बाई 18% विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। ओके, लेकिन जो नेट एफडीआई इनफ्लो था वो कम था विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर ड्यू टू रिपार्टीशन ऑफ मोर प्रॉफिट बाय द फॉरेन कंपनी। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए, नेट एफपीआई ठीक है, जो था नेट एफपीआई, इसमें क्या हुआ, नेट एफपीआई का जो फ्लो था इन फाइनेंशियल ईयर, इसमें एक ले लेते हैं 25, एक लेते हैं 24। ठीक है, तो इसमें जो था नेट एफपीआई ये था अराउंड $10.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25, जबकि इन फाइनेंशियल ईयर 24 में था जो नेट एफपीआई का जो इनफ्लो था अराउंड $32 बिलियन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। नेट एपीआई इनफ्लो स्लोड कंपेयर टू लास्ट ईयर, सही है। दो इंडिया इंक्लूजन इन द जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स हेल्प अट्रैक्ट फ्रेश डेप्ट। इसमें क्या हुआ देखिए, इन जून 24 इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड था वे इंक्लूडेड इन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो डेट इनफ्लो था वो इंक्रीज हुआ, बट हमारा स्लो डाउन दिखा इन इक्विटी फ्लो, इक्विटी में स्लो डाउन दिखा, जिसकी वजह से जो नेट एपीआई है उसका इनफ्लो कम हुआ। ठीक है, ये भी सही है। तो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिक्ड एट ओवर 700 बिलियन इन 24, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पे सितंबर में क्या हुआ था, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $704 बिलियन, अराउंड $705 बिलियन, 7.4 पॉइंट कुछ था, 704 पॉइंट कुछ था, अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो $705 बिलियन पहुंच गया था, जो कि दिसंबर में जाके मॉडरेट हुआ $640 बिलियन पे। ठीक है, ये जो है ना, इंडिया का जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, उसको 90% तक कवर कर सकता है, या फिर इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 11 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स का इंपोर्ट कवर कर सकता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेज फॉरेक्स रिजर्व नॉट ओनली टू पे इम्पोर्ट बिल, बिल्कुल सही है, एंड फॉरेन डेट, बट ऑल्सो मैनेज रुपीज वॉलेटिलिटी इन द करेंसी मार्केट। इसको समझिए, टू मैनेज रुपी वॉलेटिलिटी इन करेंसी मार्केट। अब इसमें क्या हुआ, सपोज अगर रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है,
रुपये फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में रुपीज़ ज़्यादा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मार्केट में रुपीज़ ज़्यादा है और डॉलर कम है, तभी तो इसकी वैल्यू कम हो रही है। जो चीज़ ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू कम होगा। तो इसमें क्या करता है आरबीआई जो होता है, इसमें डॉलर का जो है यहाँ पे जो इनफ्लो है इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होगा, अगर जब डॉलर बढ़ जाएगा तो रुपी डॉलर मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, रुपीज़ कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, रुपी स्टेबलाइज होगा। इसका सेम वाइस वर्सा कर दीजिए, ठीक है। जब रुपी मान लीजिए अप्रिशिएट कर रहा है, देखिए दोनों चीज़ सही नहीं है, अप्रिशिएट करेगा तो भी सही नहीं है, डिप्रिशिएट करेगा तो भी सही नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। अगर रुपीज़ अप्रिशिएट कर रहा है मतलब रुपीज़ मार्केट में कम है और डॉलर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी, सपोज ये दोनों को आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेगी अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है, विल बी एब्जॉर्ब बाई आरबीआई। तो इससे क्या हो, रुपी जो है मार्केट में स्टेबलाइज होगा। देखिए जब यहाँ इसको ऐसा क्यों बोला कि जब रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, इट इज़ बेसिकली गुड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये जब रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, इट इज़ गुड फॉर इम्पोर्ट, मतलब हमको कम रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये भी सही है, 1 2 4 एन करेक्ट, 1 2 3 4 करेक्ट है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।